This meeting is being recorded. हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अब ये दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। पिछले पार्ट में मैंने जैसे कहा था बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में बाँट रहे हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा-सा छोटा होगा, तो क्विकली इसे चलिए फिनिश करते हैं एंड समझते हैं कि इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं एग्ज़ैक्टली। देखिए दोस्तों, इस पार्ट में जो है ना, इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकर्स होते हैं। कौन होते हैं डिसीजन मेकर्स दोस्तों? ये वो पार्टीज हैं कि जो इस इकोनॉमिक्स को चलाते हैं। हमने देखा व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी चीज है। देखिए, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये बिल्कुल याद रखना दोस्तों इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो पीपल फेस विथ स्कैरसिटी। तो लोगों को स्कैरसिटी फेस होती है, कमी फेस होती है। When people face scarcity, they need to make choices. अगर चीजों की कमी है, रिसोर्सेस कम है, तो आपको चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। कौन सी चॉइसेस होते हैं? मल्टीपल ऑप्शंस में से आप सब नहीं चुन चुन सकते, कुछ ही आप उनमें से चुन सकते। सो faced with scarcity, people need to make choices, and the science of choice making is called as economics. इतना सिंपल है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये चॉइस मेकिंग कौन करता है, रिसोर्सेस कौन देता है, चॉइस मेकिंग कौन करता है? तो उसके लिए उन्हें कहा जाता है डिसीजन मेकर्स। ये वो पार्टीज हैं जो आपकी इकोनॉमी में डिसीजन मेकर्स का काम करती है। कौन कौन है उसमें दोस्तों? तीन मेजर पार्टीज हैं। पहली है हाउस होल्ड, दूसरे है फर्म्स और तीसरी है गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड का मतलब क्या है? हाउस होल्ड मतलब एनी ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एज अ डिसीजन मेकिंग यूनिट। तो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, एक परिवार है मान लो ना दोस्तों, लोग हैं जो साथ में रह रहे हैं, उसे कहते हैं हाउस होल्ड। लिविंग टुगेदर एज अ डिसीजन मेकिंग यूनिट। एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी बिलोंग्स टू अ हाउस होल्ड। इकोनॉमी का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो इस इकोनॉमी में रहता है, वो किसी ना किसी हाउस होल्ड से ही आता है दोस्तों। सीधी भाषा में बताऊं तो अगर आपके घर में 5 लोग रहते हैं, तो हर मेंबर एक, वो पांचों लोगों को मिलाकर एक हाउस होल्ड है। लेकिन अगर किसी घर में एक ही बंदा रहता है, वो अकेला रहता है बेचारा, कोई नहीं उसके साथ में, फिर भी वो एक हाउस होल्ड है। और कोई घर है कि जहां पे 15 लोग एक साथ रहते हैं, तो वो भी एक हाउस होल्ड ही कहलाएगा। यानी कुछ लोग मिलकर एक घर गृहस्थी की तरह जब मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, या उस घर के लिए कोई कॉमन डिसीजन लिया जाता है, तो उस घर को, उन उस समूह को, उन लोगों को एक साथ में कहेंगे हाउस होल्ड। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों फर्म। फर्म क्या है? फर्म यानी, सिंपल भाषा में बताऊं, हम सीखते हैं कॉमर्स में ना, प्रोप्राइटरी फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्रोप्राइटरी फर्म मतलब कोई छोटा सा बिजनेस होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से अगर आप देखोगे, तो कोई भी बिजनेस कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस जब किया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है, उस बिजनेस एंटिटी को कहते हैं फर्म। इतनी ही छोटी, मतलब फॉर एग्जांपल आपके नुक्कड़ का चाय वाला भी एक फर्म कहलाएगा, एक किराना स्टोर भी एक फर्म कहलाएगा, और उसी के साथ में टाटा स्टील कह लो या रिलायंस इंडस्ट्रीज कह लो, ये कंपनीज भी एक फर्म के तौर पर ही कहलाएगी। तो हम इन सभी को एक समान ट्रीट करते हैं, और इन सभी को हम फर्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो कोई एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। ऑल प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फर्म्स, नो मैटर हाउ बिग दे आर और व्हाट दे प्रोड्यूस। तो कितना छोटा है कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, या वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो चाय बेच रहे हैं या स्टील बेच रहे हैं या गाड़ियां बेच रहे हैं या जहाज बना रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सभी तरह के बिजनेसेस को, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को फर्म्स ही कहा जाता है। कार मेकर्स, फार्मर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल फर्म्स। तो यानी कोई बैंक हो, कार बनाने वाला हो, कोई किसान हो, कोई चाय वाला हो, इन सभी को फर्म ही कहा जाता है दोस्तों। ऑल ऑफ दे आर कॉल्ड एज फर्म्स। आगे चलते हैं। तीसरी पार्टी जो है, पहली हमने देखी कौन है? इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हाउस होल्ड कहा जाता है। दूसरी पार्टी है आपकी फर्म्स। अब तीसरी पार्टी उसमें आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? Government is a many-layered organization that sets laws and rules, operates a law enforcement mechanism,
taxes households and firms and provide public goods and services such as national defense, public health, transportation, education। इस डेफिनेशन को, ये थोड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, एक एक एलिमेंट इसमें से समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी लेयर्ड मतलब उसमें हायरार्कीज है ना। हम टॉप में जानते हैं हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, फिर आपके लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ये क्या है, ये मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये मल्टीपल लेवल्स आपकी गवर्नमेंट में होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये सब मिलकर लॉज और रूल्स को बनाते हैं, है ना। कोई भी लॉ पास किया जाता है तो वो क्या है, वो लॉज बनाते हैं और रूल्स भी बनाते हैं दोस्तों। और सिर्फ उनको बनाकर छोड़ नहीं देते हैं, उनको ऑपरेट करना, ऑपरेट्स अ लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। दे हैव टू मेक एंश्योर, दे हैव टू एंश्योर, दे हैव टू मेक श्योर दैट जो लॉज बनाए गए हैं उन लॉज का पालन हो रहा है कि नहीं आपके देश में। तो दे एंश्योर दैट द लॉज आर मेड एंड नॉट जस्ट मेड, दे आर टू बी फॉलोड इन द कंट्री एज वेल, है ना। उसके अलावा टैक्सेस हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, फर्म्स यानी कंपनीज को और हाउस होल्ड यानी इंडिविजुअल्स को टैक्स किया जाता है। अब टैक्स क्यों करते हैं दोस्तों, टैक्स करने का मतलब होता है कि उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। क्यों टैक्स कलेक्ट किया जाता है लोगों से, भाई देश चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो जो इनकम आप कलेक्ट करते हो, जो इनकम आप कमाते हो, उस इनकम पर कुछ चार्ज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उस चार्ज को कहते हैं टैक्स, इनकम टैक्स, है ना। और दूसरा भी आप जानते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को जमा करने पड़ते हैं। और उसके अलावा इन टैक्सेस को जमा करके क्या करेंगे, खुद का पेट भरेंगे नहीं। प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज सच एज नेशनल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन। क्या करते हैं, पब्लिक नेशनल डिफेंस है ना, देश की सेवा में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको चलाना, उनके लिए संसाधन खरीदना, उनके सैलरीज करना। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ है ना, सबकी हेल्थ सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा बनी रहे, सबको अच्छी हेल्थ मिले, उसके लिए काम करना। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हाईवेज बन रहे हैं आजकल देश भर में, और सबको एजुकेशन प्राप्त हो ये इंश्योर करना। इन सभी चीजों के लिए वो टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है। तो ये सब काम करने वाली जो संस्था होती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। अब मार्केट क्या है, मार्केट इज एन अरेंजमेंट। देखिए दोस्तों, अब मार्केट कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर जो चीज बनती है वो है मार्केट। कि जहां पर ये तीन पार्टीज आती हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, कुछ चीजें खरीदती हैं, कुछ चीजें बेचती है, कुछ चीजें एक्सचेंज करती है, उस अरेंजमेंट को कहते हैं मार्केट। सो मार्केट इज एनी अरेंजमेंट दैट enables buyers and sellers to get information and to do business with each other। क्या होता है मार्केट में, आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है बायर्स एंड सेलर्स के बारे में, और आप बिजनेस भी कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट, वो भी एक मार्केट होता है। मान लो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और ई कॉमर्स पोर्टल पे जाते हो, वहां पे आप गुड्स खरीदते हो, तो या अपने गुड्स बेच भी सकते हो आप, तो वो भी एक तरह का मार्केट ही है। आपके नुक्कड़ पे जो सब्जी वाले बैठते हैं, जो सब्जी मंडी है, वो भी एक मार्केट है। शेयर मार्केट भी एक मार्केट है, और आपका ई कॉमर्स पोर्टल भी एक मार्केट है। तो हर तरह के जहां जहां भी बिजनेस होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, बायर्स है, सेलर्स है, उनको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है और उसको वो यूज करते हैं, ऐसे हर इसको मार्केट कहा जाए। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये बहुत कॉमनली आने वाला सवाल है। सबको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है। देखो भाई, अगर आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी है किसी देश में, कोई किसी को भी कोई प्रोडक्शन शुरू करना है, किसी भी सिंपल से सिंपल सा बिजनेस भी करना है, तो उसे चार चीजों की आवश्यकता होती है। कौन सी चार चीजें हैं, उन चार चीजों को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन चारों चीजों को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहली चीज उसमें आती है आपकी लैंड। लैंड मतलब क्या, जमीन। बिल्कुल सही, जमीन भी एक लैंड है। जमीन को ही लैंड कहते हैं। लेकिन उसके अलावा इकोनॉमिक्स में केवल जमीन को लैंड नहीं कहते, तो क्या कहते हैं दोस्तों, लैंड मतलब एनी नेचुरल रिसोर्स। सो नेचुरल रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर आप अपने गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए यूज करते हो, तो उसे लैंड कहा जाता है। मान लो आपने जमीन यूज की, आपने पानी यूज किया, आपने हवा यूज की है, आपने मिनरल्स यूज किए हैं, आपने एनिमल्स को यूज किया है ना, आपकी डेयरी है मान लो, तो आपने भैंसे पाल रखी है बहुत सी, गायें पाल रखी है बहुत सी। तो ये क्या है, ये सब भी नेचुरल रिसोर्स है, तो इन सभी को लैंड ही कहा जाएगा।
आपकी रबर की खेती है तो आपने रबर के बहुत से पेड़ लगा के रखे हैं, तो वो जो रबर के पेड़ हैं या आम के पेड़ आपने लगाए हुए हैं, तो वो जो पेड़ हैं, आम के हो, रबर के हो, कोई भी हो, उनको लैंड ही कहा जाता है। एंड इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूँ, द रिटर्न टू लैंड इज रेंट। तो अगर आप किसी की जमीन इस्तेमाल करते हो तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है लेबर। लेबर यानी क्या है? टाइम एंड एफर्ट दैट पीपल डिवोट टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अपना टाइम और अपनी मेहनत जो लोग आपके बिजनेस को चलाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी अपने टाइम और एफर्ट देते हैं, उन सभी को कहा जाता है लेबर। अब ये तो सभी जानते हैं कि लेबर को क्या देते हैं? द रिटर्न टू लेबर इज कॉल्ड वेजेस, है ना। जो रिटर्न आप लेबर के अगेंस्ट देते हो उसे कहा जाता है वेजेस। तीसरा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है तो पैसे की लागत तो लगेगी। तो जो पैसा आप बिजनेस की लागत के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने बिजनेस में लगाते हो, उसे कहते हैं कैपिटल। सो उससे अब पैसे से क्या आता है? आपकी मशीन आएंगे, आप बिल्डिंग खड़ी करोगे, टूल्स खरीदोगे, मटेरियल खरीदोगे, तो ये सब चीजें जो है ये भी कैपिटल में आती है। So all the equipment, buildings, tools and other manufactured goods used to produce other goods and services is called capital, and the return to capital is interest। और capital के बदले में आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। मान लो आपने बैंक से लोन लिया तो क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे ना। तो बस कैपिटल का रिटर्न होता है आपका इंटरेस्ट। और फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी का मतलब है स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो बिजनेस करता है ना, जो दोस्तों, जो बिजनेस ओनर होता है, जिसने स्टार्टअप शुरू किया है, वो एक अलग जज्बा होता है, वो एक अलग जुनून होता है, एक अलग पैशन होता है। तो वो जिसमें होता है, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि अगर ये नहीं हो तो बाकी तीनों फैक्टर्स कोई काम के नहीं है। तो it is a special type of human resource that organizes the other three factors of production, makes business decisions, innovates, and bears business risk. Return to entrepreneurship is प्रॉफिट। जो बिजनेस के रिस्क लेता है, जो बिजनेस के डिसीजंस लेता है, जो अगर कोई रिस्क हो जाए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और उसकी एबिलिटी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। तो द रिटर्न टू एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट? रिटर्न टू एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर है उसको जो रिटर्न दिया जाता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो लैंड का रिटर्न है रेंट, लेबर का रिटर्न है वेजेस, कैपिटल का रिटर्न है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी का रिटर्न है प्रॉफिट। समझ गए दोस्तों? तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। ये क्विकली, ये शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये इन डेप्थ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द टोटल ऑफ ऑल इनकम एक्टिविटी इन वन कंट्री रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स द प्रोडक्टिव एसेट्स। एक सिंपल समझिएगा दोस्तों, इंडिया में इंडियन लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज इंडियन लोग इंडिया में बनाते हैं, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में। सही बात है। लेकिन अगर कोई इंडियन व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन करता है या अपनी सर्विसेज देता है, तो वहां पे वो जो कमाएगा, क्या वो आपकी इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक, देखिए ये डोमेस्टिक का मतलब है घर पर या आपके देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर वो कौन बना रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इंडियन इंडिया में प्रोडक्ट बना रहा है, वो जीडीपी में ऐड होता है। अगर कोई इंडियन बाहर जाके प्रोडक्ट बना रहा है तो आपकी जीडीपी में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो एचएसबीसी बैंक, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है ना, इंडियन नहीं है, या मान लो आपकी टोयोटा कार कंपनी, जो कि जापानीज कंपनी है, इंडियन नहीं है, लेकिन वो अगर इंडिया में आके अपनी गाड़ियां बनाते हैं, तो वो उन गाड़ियों की वैल्यू आपके जीडीपी में ऐड होती है दोस्तों, ये याद रखना। यानी जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ योर नेशन।
उसे कहेंगे जीडीपी, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, इसके ऑपोजिट होता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द टोटल ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और आप जो इनकम कमाते हो, सो इट इज द टोटल ऑफ इनकम्स अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेयर द एसेट्स आर लोकेटेड। यानी आप इंडियन व्यक्ति हो, आप इंडिया में कमा रहे हो तो वो आपका जीएनपी में ऐड होता है। अगर आप इंडियन हो, आप फॉरेन में जाकर कमाते हो, तो भी वो इनकम आपके जीएनपी में ऐड होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन इंडिविजुअल इंडिया में आके बना रहा है, जैसे मैंने कहा टोयोटा कार कंपनी, वो जो प्रॉफिट इंडिया में कमाते हैं, क्या वो प्रॉफिट इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि टोयोटा इज ए जापानीज कंपनी, तो वो प्रॉफिट इंडिया के जीएनपी से माइनस हो जाता है दोस्तों। तो समझ गए जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? डोमेस्टिक जीडीपी जो देश में बनाया गया है वो जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन जो देश वालों ने बनाया है वही जीएनपी में ऐड होगा। तो रेसिडेंशियलशिप, आप कहाँ के रेसिडेंट हो, ये बहुत मैटर करता है जीएनपी के केस में। लेकिन जीडीपी के केस में कहाँ बना रहे हो ये ज्यादा मायने रखता है, कौन बना रहे हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये थे कुछ फंडामेंटल इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो हमने इस वीडियो में देखे। पार्ट 2 था ये। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें भी बहुत फंडामेंटली मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कौन से टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं जिनको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं, ऐसे आप चाहते हो, तो वो टॉपिक्स मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।